हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग अरस्तु को कंटिन्यू फिर करने चल रहे हैं। तो आज इसमें हमें पढ़ना क्या है एक्चुअली में। तो आज हम देखेंगे अरस्तु के ज्ञान के ऊपर विचार किया, ठीक है। अरस्तु के ज्ञान के सिद्धांत के अनुसार ज्ञान क्या है, ठीक है। ज्ञान का विचार। तो बेसिकली हम ये पढ़ने चल रहे हैं इसमें कि अरस्तु ने ज्ञान, पहली बात हमें समझना है किसके अंदर बताया, ठीक है। अरस्तु ने कहा कि ज्ञान पशुओं में नहीं होता है। ज्ञान किस में पाया जाता है? मनुष्यों में पाया जाता है, ठीक है। ये चीजें आपको समझनी है। तो अरस्तु के अकॉर्डिंग ज्ञान किसमें, विवेक किसमें होता है? मनुष्य के अंदर। ह्यूमन बीइंग में ज्ञान और नॉलेज या रीजन, तर्क, इन सब चीजें क्या पाई जाती हैं? एक व्यक्ति के अंदर पाई जाती है, ठीक है। अब क्वेश्चन उठता है कि अरस्तु ने ज्ञान के कितने प्रकार बताए। तो अरस्तु ने ज्ञान के 3 टाइप्स बताए हैं, ठीक है। कौन कौन से, ये देख लीजिए। फर्स्ट है थ्योरिया, सेकंड है पोएसिस, और तीसरा आपका है प्राक्सिस, ठीक है। अब समझते हैं कि इन तीनों में जो एक एक करके अरस्तु ने ज्ञान के बारे में विचार दिया है वो क्या है। अब देखिए, थ्योरिया जो है ये क्या है? ये सिद्धांतों से जुड़ा हुआ है, थ्योरी से जुड़ा हुआ है। अर्थात ये किससे जुड़ा हुआ है? थिंकिंग बेस पर है ये, ठीक है। थिंकिंग बेस पर है। अब थिंकिंग बेस में इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, ये इसमें कौन कौन से विषय जुड़े हुए हैं। तो इसमें आपका फिजिक्स, मैथ्स, ठीक है, ये सारे विषय इसमें जुड़े हुए हैं। फिर अब कुछ दूसरा इसका ज्ञान का सिद्धांत क्या है? पोइसिस, ठीक है। पोइसिस का संबंध है प्रोडक्शन से, उत्पादन से, ठीक है। अब यहाँ पे इसमें कौन कौन से विषय जुड़े होते हैं? तो इसमें रिटोरिक आप देखने को मिलेगा, ठीक है। इसमें आपको लिटरेचर देखने को मिलेगा, यानी कि इसमें अलंकार शास्त्र अगर हिंदी में करें तो। इसमें साहित्य आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर जो थर्ड नंबर है प्रैक्सिस, इस प्रैक्सिस को क्या बोलते हैं अरस्तु? इसको व्यवहारिक ज्ञान बोलते हैं, व्यवहारिक ज्ञान, ठीक है। प्रैक्सिस जो है सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान होता है, क्योंकि देखिए थ्योरिया में क्या है, इसमें रटने वाला काम है, ये केवल नॉलेज बेस है, ठीक है। प्रैक्सिस क्या है, पोइसिस क्या है? पोइसिस में हम किसी भी चीज का प्रोडक्शन करते हैं, क्या है? ज्ञान का प्रोडक्शन, साहित्य का प्रोडक्शन, है ना, इन सब चीजों का हम क्या करते हैं? उत्पादन करते हैं। फिर आता है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्सिस। प्रैक्सिस में क्या होता है, जो चीजें हम यहाँ पे थ्योरिया में पढ़ चुके हैं उसे हम व्यवहारिक रूप में लागू करते हैं, कहाँ पे? प्रैक्सिस में, ठीक है। अब इस प्रैक्सिस में दो विषय आते हैं, कौन कौन से विषय हैं? एथिक्स है, दूसरा है आपका पॉलिटिक्स, ठीक है। एथिक्स और पॉलिटिक्स को यह बोलता है क्या है ये? सर्वोच्च अच्छा या सबसे अच्छा है ये, ठीक है। अब क्वेश्चन उठता है कि सर इन दोनों में से किसको ज्यादा अच्छा माना है। तो मैं आपको बता दूं, एक सेकेंड, ठीक है। तो देखिए, अरस्तु ने पॉलिटिक्स पर ज्यादा बल दिया, ठीक है। पॉलिटिक्स को इसने बहुत ज्यादा महत्व दिया है, एथिक्स को उतना महत्व नहीं दिया है। तो व्यवहारिक ज्ञान को अरस्तु पॉलिटिक्स के साथ जोड़ता है, ठीक है। इतनी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए कि अरस्तु के अकॉर्डिंग क्या है नॉलेज। ज्ञान के 3 प्रकार हैं, पहला थ्योरिया है, दूसरा पोइसिस है, तीसरा प्रैक्सिस है, ठीक है। प्रैक्सिस क्या है? व्यवहारिक है, यही सर्वोच्च ज्ञान है। तो आपको तीनों चीजें एक एक करके अभी हम पीपीटी में भी स्टडी करने वाले हैं, तो आपको 3 चीजें इंग्लिश मीडियम में ही याद रखेंगे आप, ठीक है। थ्योरिया, पोइसिस और प्रैक्सिस। तो ये तीनों चीजें हम क्या करेंगे यहाँ पे? याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अपनी पीपीटी की तरफ, हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आप अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। ये मेरे टेलीग्राम का चैनल का लिंक है, आप इससे जुड़ करके पीडीएफ नोट्स जो भी अवेलेबल है चैनल के ऊपर, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अरस्तु के ज्ञान का सिद्धांत क्या है।
ठीक है। अब यहाँ पे एक एक चीज करके हम यहाँ पे पीपीटी के थ्रू स्टडी करेंगे। चलिए देखिए, थ्योरिया का संबंध किससे है? सैद्धांतिक ज्ञान से। इसमें हम सिद्धांतों के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। इसमें सिद्धांत का निर्माण किया जाता है। इसमें साध्य या लक्ष्य के बारे में सोचा जाता है हमेशा, ठीक है। यानी हमारा जो लक्ष्य होता है, किसी व्यक्ति का जो लक्ष्य होता है, उस लक्ष्य के बारे में हम सैद्धांतिक रूप से हमेशा सोचते रहते हैं कि उस लक्ष्य की प्राप्ति हमें कैसे करनी है, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, संसार की उत्पत्ति का कारण इसमें खोजा जाता है। किसमें? थ्योरिया में, ठीक है। थ्योरिया में संसार की उत्पत्ति का सिद्धांत खोजा जाता है, किस कारण से संसार की उत्पत्ति होती है, ठीक है। इसमें नेक्स्ट पॉइंट देखें, तर्क के आधार पर अंतिम सत्य का पता भी किया जाता है इसमें। फिर सैद्धांतिक ज्ञान में भी 3 विषयों का ज्ञान आता है। अब कौन कौन से वो विषय हैं? पहला है दर्शन या धर्मशास्त्र आता है, दूसरा आपका है गणित का ज्ञान आता है, तीसरा आपका है फिजिक्स का, ठीक है। तो ये क्या है? सैद्धांतिक नॉलेज में आते हैं, थ्योरिया में ये सारी चीजें आती हैं। कभी कभी क्वेश्चन अगर नेट में बहुत टफेस्ट क्वेश्चन का फॉर्म बनाएगा, जैसे कि आरपीएससी वगैरह में पूछता है, थोड़ा सा बहुत आरपीएससी के जो क्वेश्चन होते हैं थोड़े से वो लेंदी टाइप में होते हैं, और इस तरीके से फैक्चुअल डेटा ज्यादा पूछता है उसमें, ठीक है। तो वहां पे कभी कभी पूछ लेगा कि अरस्तु के अकॉर्डिंग जो ज्ञान है ना, दर्शन, गणित और भौतिक, वो ज्ञान के किस सिद्धांत में जुड़ा हुआ है? ज्ञान के किस सिद्धांत में जुड़ा हुआ है? तो ज्ञान के थ्योरिया से जुड़ा हुआ है, ठीक है, थ्योरिया नॉलेज से जुड़ा हुआ है। अब देखते हैं दूसरा नंबर, पोइसिस या उत्पादन ज्ञान इसे बोलते हैं, ठीक है। यह उत्पादन से जुड़ा हुआ ज्ञान होता है। इसमें ज्ञान का निर्माण किया जाता है, ठीक है। अलग अलग विषयों को जोड़ करके हम एक नए विषय का निर्माण करते हैं। अब उत्पादन ज्ञान में बहुत सारे विषय आते हैं, जैसे अलंकार शास्त्र आता है, रिटोरिक्स आता है, नोबेल आता है यहाँ पे, ठीक है। रिटोरिक्स, नोबेल और लिटरेचर, साहित्य, ये सब किससे जुड़े हुए हैं? ये सब उत्पादन ज्ञान से यानी कि पोइसिस से जुड़े हुए हैं, ठीक है। फिर आपका अगला जो तीसरा पॉइंट है, तीसरा ज्ञान का सिद्धांत है इसका प्राक्सिस, या इसी को व्यवहारिक ज्ञान कहा जाता है, ठीक है। प्राक्सिस को ही उसने, अरस्तु ने क्या दिया? सबसे ज्यादा महत्व दिया है, ठीक है। इस ज्ञान में सिद्धांत या साध्य को व्यवहार में ढाला जाता है। अब आप देखेंगे कलर में इसका क्या नहीं करती, ठीक है। देखिए, अब जो सैद्धांतिक ज्ञान हमने सीखा हुआ है, ठीक है, उसको हम व्यवहारिक ज्ञान में प्रैक्टिस के थ्रू लाते हैं, ठीक है। सैद्धांतिक ज्ञान को कार्य रूप दिया जाता है, ठीक है, इसी को हम प्रैक्टिस कहते हैं। प्रैक्टिस का मतलब ही व्यवहारिक चीजों का, ठीक है। जो हमारे पास नॉलेज सैद्धांतिक रूप में है, जो गणित का, दर्शन का, धर्म का, है ना, जिन भी चीजों का हमारे पास नॉलेज है, उसको जब तक हम व्यवहारिक रूप में, प्रैक्टिकल रूप में अप्लाई नहीं करते, तब तक वो व्यवहारिक ज्ञान या प्रैक्टिस का रूप नहीं ले सकता, ठीक है। तो प्रैक्टिस जो है वो किससे जुड़ा हुआ है? व्यवहारिक ज्ञान से जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब प्रैक्टिस में भी 2 विषय आते हैं, कौन कौन से हैं? पहला नैतिकता है, दूसरा राजनीति है। अब देखो, अरस्तु ने नैतिकता पर उतना बल नहीं दिया है, ज्यादा बल दिया है राजनीति पर, ये ध्यान रखना है आपको। अब देखिए, व्यवहारिक ज्ञान में क्या है? नीति शास्त्र आता है और पॉलिटिक्स, ठीक है। प्रैक्टिस का ज्ञान ही सर्वोच्च विज्ञान है, क्योंकि ज्ञान ज्ञान के लिए नहीं बल्कि व्यवहार में ढालने के लिए ज्ञान होता है, ठीक है। ज्ञान का मतलब आपके पास ज्ञान है तो उस ज्ञान का कोई मतलब नहीं है जब तक आप उस ज्ञान को, उस नॉलेज को प्रैक्टिकल में ना लाएं, व्यवहारिक रूप में प्रयोग ना करें, ठीक है। तो प्रैक्टिस का मतलब है कि जो हमारे पास सैद्धांतिक रूप में ज्ञान है, उस ज्ञान को हम व्यवहारिक रूप में लागू करें या लाएं, उसको प्रैक्टिकल में लाएं, ठीक है। प्रैक्टिस की इसी थ्योरी की अनुपालना कौन करता है? कार्ल मार्क्स, ठीक है। कार्ल मार्क्स ने थीसिस ऑन फायरबाख नामक एक बुक लिखी, उसमें इसने प्रैक्टिस का थ्योरी यूज करता है, ठीक है। प्रैक्टिस सर्वोच्च विज्ञान है, इसलिए अरस्तु राजनीति विज्ञान को क्या बोलता है? मास्टर साइंस कहता है, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस को मास्टर साइंस क्यों कहता है? क्योंकि पॉलिटिकल साइंस में उसने बोला जो भी हमारे पास थ्योरेटिकल नॉलेज होता है, जो भी हमारे पास सैद्धांतिक ज्ञान होता है, पॉलिटिकल साइंस में ही, है ना, उसे हम व्यवहारिक रूप में लागू करने का मौका हमें मिलता है। इसीलिए पॉलिटिकल साइंस को क्या कहता है? सर्वोच्च विज्ञान या मास्टर साइंस भी कहता है, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर हो गई हूं तो आगे बढ़ते हैं हम। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे देखेंगे अरस्तु के ज्ञान का सिद्धांत, ठीक है। यहाँ पे थ्योरिया है जो थ्योरी से जुड़ा हुआ है, फिर पोइसिस है, फिर प्रैक्टिस है, ठीक है। थ्योरिया में थ्योरी का फॉर्मुलेशन होता है, ऑब्जेक्टिव इसका क्या होता है?
कि हमारा जो थॉट है, जो हमारा उद्देश्य है, उसको हम कैसे प्राप्त करें। फिर इसमें ये बताया गया है कि क्या क्या रीजंस होते हैं जिसके कारण किसी वर्ल्ड की ओरिजिन होती है ना, इस संसार की उत्पत्ति कैसी होती है, इन सब के बारे में हम रिसर्च करते हैं। ठीक है, द अल्टीमेट ट्रूथ इज डिस्कवर्ड ऑन द बेसिस ऑफ लॉजिक। इसमें 3 टाइप्स के नॉलेज बताए गए हैं, फिलॉसफी या थियोलॉजी, मैथ्स और फिजिक्स के बारे में। फिर पोइसिस में प्रोडक्शन के ऊपर बोला गया है, इसमें प्रोडक्शन नॉलेज होता है। ठीक है, फिर इसमें रिटोरिक्स, नॉवेल्स और लिटरेचर के बारे में बताया गया है। 3 टाइप्स के इसमें विषय आते हैं। फिर प्रैक्टिस को हम प्रैक्टिकल नॉलेज भी बोलते हैं, प्रैक्टिकल ही है। ठीक है, क्योंकि जो हमने थ्योरी में पढ़ा है अब तक, ठीक है, उसको हम प्रैक्टिस में क्या करते हैं, प्रैक्टिस में प्रैक्टिकल में लाते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस में फिर ये 2 विषय को रखता है, सब एथिक्स को और पॉलिटिक्स को। ठीक है, फिर इसमें भी सबसे ज़्यादा पॉलिटिक्स को ये फोकस करता है। इसके अकॉर्डिंग पॉलिटिक्स ही क्या है, मास्टर साइंस है। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे अरस्तु का जो परिवार के ऊपर विचार है, अरस्तु ने परिवार के बारे में क्या बोला है। ठीक है, तो आज हम 2-2 टॉपिक करके यहाँ पे स्टडी करेंगे। चलिए यहाँ पे देखते हैं, अरस्तु ने परिवार को महत्व प्रदान किया है। ठीक है, क्यों महत्व प्रदान किया है, क्योंकि आप यहाँ पे देखेंगे, अगर मैं समझाने की कोशिश करूँ आपको, अरस्तु ने क्या किया है, परिवार को महत्व दिया है। अब देखो अरस्तु ने परिवार को महत्व क्यों दिया है, पहली बात तो ये समझना है, क्योंकि अरस्तु कहता है पहले परिवार क्रम वाइज, ठीक है, फिर ग्राम, फिर उसके बाद राज्य का निर्माण होता है। ठीक है, तो परिवार क्या है, प्राथमिक इकाई है। परिवार तो महत्वपूर्ण है भाई। ठीक है, परिवार का ही बड़ा रूप आगे चल के गांव बनता है, ग्राम। ठीक है, फिर गांव का ही अगला स्वरूप कई गांवों को मिलाकर क्या बनता है, एक राज्य का निर्माण बनता है, एक राज्य का निर्माण होता है। ठीक है, तो इसलिए परिवार को अरस्तु ज़्यादा महत्व देता है। और अब देखिए यहाँ पे अब कहता है कि परिवार में बहुत सारे लोग होंगे, जैसे स्त्रियां होती हैं, ठीक है, पुरुष होंगे, बच्चे होंगे, दास होंगे, है ना, ये सब क्या होंगे, ये परिवार के अंग हैं। ठीक है, अब यहाँ पे समझना है कि क्या परिवार में समानता को इसने माना है या असमानता को। तो क्वेश्चन उठता है, अरस्तु ने परिवार में असमानता को बढ़ावा दिया है। ठीक है, असमानता को बढ़ावा दिया है। कैसे बढ़ावा दिया है, अब देखो अरस्तु ने परिवार में महिलाओं की स्थिति को क्या माना है, महिलाओं की सिचुएशन जो है वो क्या है, निम्नतर है। वहीं पुरुषों को क्या दिया है, पुरुषों को इसने परिवार का मालिक माना है। फिर इसने परिवार में बच्चों को क्या माना है, इसने बोला कि परिवार में बच्चों के पास अल्प विवेक होता है। ठीक है, अल्प विवेक होता है, महिलाओं के अंदर उतना नॉलेज नहीं होता। इसने बोला कि जो दास होते हैं वो भी परिवार के अंग होते हैं, लेकिन दास का कार्य क्या है, मालिक की सहायता करना, मालिक की सहायता करना। ठीक है, तो अब ये है एक बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब हम देखते हैं एक एक करके चीजों को कैसे स्टडी करते हैं पीपीटी के थ्रू। ठीक, चलिए। ठीक है, अब देखिए परिवार में अरस्तु ने पति, पत्नी, बच्चे और दास को शामिल किया। ठीक है, अरिस्टोटल गेव इंपॉर्टेंस टू द फैमिली। अरिस्टोटल इंक्लूडेड हस्बैंड, वाइफ, चिल्ड्रंस एंड स्लेव्स इन द फैमिली। अब देखिए अरस्तु के अनुसार परिवार एक स्वाभाविक संस्था है। स्वाभाविक इसलिए है क्योंकि व्यक्ति कहाँ जन्म लेता है, पहले व्यक्ति का विकास जो होता है वो परिवार में होता है। ठीक है, परिवार के बाद वो गांव में आगे बढ़ता है, गांवों से फिर वो राज्य की तरफ आगे बढ़ता है। ठीक है, अरस्तु के अनुसार परिवार में पति, पत्नी, बच्चे व दास होते हैं। अब देखिए अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल फैमिली इज अ नेचुरल इंस्टीट्यूशन। अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल फैमिली कंसिस्ट ऑफ हस्बैंड, वाइफ, चिल्ड्रन एंड स्लेव्स। यानी जो फैमिली का क्रिएशन होता है ना, वो किससे होता है, बच्चों से, स्लेव से, वाइफ से एंड हस्बैंड से, इन सबको मिलाकर के परिवार का निर्माण होता है। ठीक है, अब देखो परिवार का मुखिया कौन होता है। अब यहाँ पे इसने असमानता शुरू कर दी। ठीक है, अरस्तु ने क्या किया, यहाँ पे असमानता को बढ़ावा दिया है।
देखिए परिवार का मुखिया कौन होगा, हमेशा पति, ठीक है, यानी पुरुष होगा। अब यहाँ पे पति की जगह पुरुष होगा तो भी आपको चीजें समझनी है, ठीक है, जिसमें विवेक होता है, विवेक सर्वोच्च होता है। अब अरस्तु कहता है कि परिवार का मुखिया हमेशा, जो लीडर होगा फैमिली का, वो हमेशा मेल होगा। क्यों होगा? क्योंकि मेल के अंदर विवेक सर्वोच्च होता है, ज्ञान सबसे ज्यादा पाता है, ठीक है। दूसरा, अरस्तु आगे कहता है पत्नी में अल्प विवेक पाया जाता है, उसमें ज्ञान कम होता है महिलाओं में, ठीक है, जबकि बच्चों में विवेक क्या होता है, अविकसित होता है, ठीक है, बच्चों में विवेक विवेक का विकास नहीं हो पाता प्रॉपर तरीके से, इसीलिए बच्चों को परिवार का मुखिया नहीं बनाया जा सकता, मुखिया नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। महिलाओं को इसलिए नहीं बनाया जा सकता मुखिया, क्योंकि महिलाओं के अंदर क्या होता है, अल्प विवेक होता है। फिर आगे देखिए, अरस्तु के अनुसार परिवार में सभी की स्थिति समान नहीं होती। अब यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं, ठीक है, अरस्तु के अकॉर्डिंग परिवार के बारे में कौन कौन से कथन सही है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन बना देगा कि अरस्तु के अनुसार परिवार में सभी की स्थिति एक समान होती है, तो एक समान नहीं होती है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। अब क्वेश्चन यहाँ पे दूसरा बनाएगा, परिवार के संबंध में अरस्तु ने प्लेटो के जैसे सिद्धांतों को हूबहू शामिल किया है, तो नहीं किया है ना। प्लेटो ने स्त्री पुरुष समानता पर बल दिया है, जबकि अरस्तु ने स्त्री पुरुष के समानता पर नहीं बल्कि असमानता पर बल दिया है, ठीक है। तो ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। परिवार के प्रत्येक सदस्य को निर्देशित करने में मुखिया की भूमिका क्या होती है, अलग अलग होती है, ठीक है। अरस्तु अब यहाँ पे कहता है कि देखिए एक ही परिवार में बहुत सारे लोग होंगे, पत्नी होगी, पति भी होता है, बच्चे भी होंगे, दास भी होंगे, ठीक है, लेकिन जो परिवार का मुखिया होगा, जो मालिक होगा, वो अलग अलग व्यक्तियों को निर्देश देने में अलग अलग चीज़ों का प्रयोग करेगा, ठीक है। यानी अगर वो पत्नी को निर्देश देगा तो वो सलाहकार की भूमिका में निर्देश देगा, ठीक है, और जब वह दास को देगा तो क्या होगा, निरंकुश होगा। जब वो एक पुत्र को या बच्चे को निर्देश देगा, एक पिता या मुखिया परिवार का, तो क्या होगा, वो अधिनायकवादी होगा, ठीक है। चलिए डनिंग के अनुसार देखें, जब पति पत्नी को निर्देशित करता है तब उसकी भूमिका क्या होती है, संवैधानिक सलाहकार की होती है, ठीक है। अब यहाँ पे एक बार इंग्लिश मीडियम वाले देख लें, द हेड ऑफ द फैमिली इज द हस्बैंड इन वूम डिस्क्रेशन इज सुप्रीम, ठीक है। द वाइफ हैज लिटिल डिस्क्रिशन while the discretion underdeveloped in the children. According to Aristotle, the status of everyone in the family is not same. ठीक है, जो फैमिली में स्टेटस होता है हर व्यक्ति का, वो सेम नहीं होता है, ठीक है, अलग अलग होता है। द रोल ऑफ द हेड इन गाइडिंग द ईच मेंबर्स ऑफ द फैमिली इज डिफरेंट। जब फैमिली का जो गाइडर होगा, फैमिली को गाइड करने वाला होगा, वो गाइड करते समय क्या करेगा, अलग अलग चीजों का अलग अलग तरीके से अलग अलग लोगों के लिए फॉलो करेगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू डनिंग, व्हेन द हस्बैंड गाइड्स द वाइफ, देन हिज रोल इज दैट ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर, ठीक है। यानी डनिंग कहता है कि जब हस्बैंड अपनी वाइफ को गाइड करता है तो उसका रोल क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर के रूप में वो काम करता है, ठीक है। लेकिन जब पिता एक अपने पुत्र को निर्देशित करता है तो वो क्या होता है, अधिनायकवादी होता है। वहीं जब मालिक जो होता है दास को निर्देश देता है, कोई सलाह देता है, तो उसकी भूमिका कैसी होती है, निरंकुश हो जाती है, ठीक है। तो परिवार के ऊपर ये सब अरस्तु के विचार हैं। व्हेन फादर डायरेक्ट्स हिज सन, ही इज ऑथोरिटेरियन, ठीक है। व्हेन अ मास्टर डायरेक्ट्स हिज स्लेव, हिज रोल इज ऑटोक्रेटिक। According to Aristotle, the rule of the state over the citizens is different from the rule of the chief over the family. देखिए अरिस्टोटल कहता है कि राज्य के ऊपर शासन करना अलग होता है और हम जो परिवार के ऊपर जो व्यक्ति शासन करता है उसका रोल अलग होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अरस्तु के अनुसार राज्य का नागरिकों पर शासन मुखिया के परिवार के शासन से क्या होता है, अलग होता है। कैसे अलग होता है, यहाँ पे थोड़ी सी चीजों को आप समझें। चलिए देखते हैं, यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए अरस्तु कहता है कि परिवार में जो मुखिया होगा, है ना, वो निरंकुश हो सकता है, लेकिन राज्य को जब एक राजा एक शासन निर्देशित करता है
तो वो निरंकुश नहीं हो सकता राज्य के संबंध में। ठीक है, फिर दूसरी चीज आपको क्या देखनी है इसमें, देखिए वहीं पे अरस्तु कहता है कि जब परिवार का मुखिया निर्देश देता है, ठीक है, निर्देश देता है तो निर्देश सदस्यों के लिए क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। अलग अलग सदस्यों के लिए क्या होंगे निर्देश, अलग अलग। पत्नी के लिए निर्देश अलग होगा, बच्चों के लिए निर्देश अलग होगा, और दास के लिए निर्देश अलग होता है। ठीक है, लेकिन जब एक शासक राज्य में निर्देश देता है राज्य को, तो वह अलग अलग व्यक्तियों के लिए नहीं बल्कि सभी व्यक्तियों को एक समान निर्देश देता है। कैसा निर्देश, एक समान निर्देश देता है। ऐसा नहीं कि अमीरों को अलग डायरेक्शन है, गरीबों को अलग 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 तरीके से डायरेक्शन है, तो ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो ये चीज़ें क्या हैं, थोड़ी सी अलग हैं। तो इसीलिए अरस्तु कहता है कि परिवार में निर्देश देना और राज्य को चलाने में निर्देश देना दोनों क्या हैं, बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, अब देखिए वहीं पे प्लेटो क्या कहता है, प्लेटो के अनुसार मुखिया का शासन राजा का नागरिकों के समान होता है, जबकि अरस्तु ने इसका खंडन किया। देखिए प्लेटो मानता है कि मुखिया जो होता है वो एक राजा की तरह शासन करता है, चाहे वो परिवार का मुखिया हो चाहे वो राज्य का मुखिया हो। लेकिन अरस्तु ने कहा परिवार का मुखिया अलग तरीके से शासन करेगा, जबकि राज्य का जो राजा होगा या शासक होगा वो अलग तरीके से शासन करेगा। लेकिन प्लेटो ने एक दोनों को क्या माना है, एक माना है। अरस्तु ने दोनों में अंतर किया। ठीक है, अकॉर्डिंग टू प्लेटो द रूल ऑफ द चीफ इज लाइक द रूल ऑफ द किंग ओवर द सिटीजन्स, वाइल अरिस्टोटल रिफ्यूज्ड दिस। ठीक है, जबकि अरस्तु क्या करता है, इसे डिनाई कर देता है, रिफ्यूज कर देता है। ठीक है, परिवार में पत्नी का पति पर शासन क्या होता है, स्थायी होता है। आप चीजों को समझेंगे अगर ध्यान से तो। ठीक है, परिवार में पत्नी का परिवार में पत्नी के ऊपर क्या होता है, शासन स्थायी होता है, जबकि राजा का नागरिकों के ऊपर शासन स्थायी नहीं होता है। ठीक है, राजा बदलते रहते हैं। ठीक है, लेकिन पति जो होता है वो पत्नी के ऊपर स्थायी रूप से ये परमानेंटली गवर्नमेंट या परमानेंटली शासन करता रहता है। ठीक है, परिवार का मूल उद्देश्य भौतिक आवश्यकताओं का प्रबंध करना होता है, जबकि राज्य का मूल उद्देश्य क्या होता है, नैतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना होता है। तो ये क्या है, ये थोड़े से डिफ्रेंशिएशन आपको समझना है, यही क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। ठीक है, पर अरस्तु के अनुसार परिवार का मूल उद्देश्य क्या है, भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना। ठीक है, भौतिक आवश्यकताओं का प्रबंध करना, जबकि राज्य का क्या उद्देश्य है, नैतिक आवश्यकताओं का पूर्ति करना। अब यहीं पे क्वेश्चन उल्टा भी करके पूछ सकता है, तब भी क्वेश्चन आपसे गलत हो सकते हैं। ठीक है, देखिए परिवार के मुखिया का परिवार के अलग अलग लोगों के लिए निर्देश क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, जबकि राज्य का निर्देश सभी व्यक्तियों के लिए एक समान होता है। ठीक है, इन द फैमिली द हस्बैंड्स रूल ओवर द वाइफ इज परमानेंट, वेयर एज द किंग रूल ओवर द सिटीजन्स इज नॉट परमानेंट। ठीक है, कभी भी शासक का रूल जो होता है वो परमानेंट नहीं होता है। द बेसिक पर्पज ऑफ द फैमिली इज मैनेज द फिजिकल नीड्स। ठीक है, जो फैमिली का बेसिक पर्पज क्या होता है, फिजिकल नीड्स को पूरा करना, जबकि वाइल द मोरल नीड्स आर फुलफिल्ड बाय द स्टेट। ठीक है, वहीं पर अगर देखें राज्य का क्या नीड्स होती है, स्टेट की क्या नीड्स होती है, मोरल नीड्स होती है इसकी। ठीक है, द इंस्ट्रक्शन ऑफ द हेड ऑफ द स्टेट द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द हेड ऑफ द फैमिली आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट मेंबर्स ऑफ द फैमिली। ठीक है, यानी कि परिवार में जो मेंबर होते, हेड मेंबर होता है, ठीक है, परिवार का जो फैमिली का हेड होता है वो डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट डायरेक्शन बताता है। ठीक है, जबकि वाइल द इंस्ट्रक्शन ऑफ द स्टेट आर द सेम फॉर द एवरीवन, जबकि जो स्टेट का डायरेक्शन होता है वो सभी के लिए क्या होता है, इक्वल होता है। यहाँ पे कोई डिफरेंशिएशन नहीं होता है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये आज का टॉपिक हमारा खत्म होता है यहीं पे, और अगले टॉपिक में हम देखेंगे कि अरस्तु के दास्ता संबंधी विचार, अरस्तु के संपत्ति के ऊपर क्या विचार हैं। इन सब चीजों को हम दो तीन तीन टॉपिक करके इकट्ठा पढ़ेंगे। थोड़ी सी वीडियो अब बड़ी बनानी पड़ेगी और वीडियो को 1 से 2 वीडियो डेली अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है, तभी जल्दी से कोर्स हमारा कंप्लीट हो पाएगा, अदरवाइज कोर्स बहुत लंबा खिंच जाएगा। तो आज मैं थोड़ा सा बिजी था, इस वजह से कोर्स को अभी शाम को मैं रिकॉर्ड कर पा रहा हूँ। देन मैं थोड़ा सा फ्री होते हैं, जैसे आजकल में है ना, थोड़ा सा फ्री होके मैं आपके लिए प्रॉपर तरीके से 2 वीडियो मॉर्निंग एंड इवनिंग के टाइम में, ठीक है, मॉर्निंग में करीब
10 या 11 बजे के आसपास मैं एक वीडियो अपलोड कर दूंगा और शाम के टाइम में यही वीडियो 4 से 5 के बीच में अपलोड हो जाया करेगी। ठीक है, एक बार ये रूटीन बन जाएगा तो इस रूटीन को मेंटेनेंस करते रहेंगे हम लोग। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।